इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन एक इनविजिबल अदृश्य टैक्स ऐसा भी है जिसका टारगेट वर्ग वो है जिसकी चिंता तो दुनिया भर में है, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत बिल्कुल फर्क है। ऐसा टैक्स जिसकी पैदाइश यानी ओरिजिन जो है वो तो भारत में नहीं हुआ है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी भेंट चढ़ जाता है। टैक्स की बात करने से पहले जरा सा अगर हम आसपास गौर करें तो देखें, महिलाएं जब बाल कटवाने जाती हैं, हेयर कट कराने जाती हैं, तो उसकी कीमत उन्हें ज्यादा देनी पड़ती है बजाय कि पुरुषों के हेयर कट के। रेजर जो इस्तेमाल होता है, महिलाएं जिस तरह का रेजर इस्तेमाल करती हैं, गुलाबी रंग और सफेद रंग का अगर रेजर होता है तो उसकी कीमत भी काले और नीले रंग के रेजर से ज्यादा होती है, जबकि काम दोनों का एक ही है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, तेल, शैम्पू, हेयर जेल, सनग्लासेस, वॉचेस, ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमत ज्यादा बढ़ जाती है जब उनकी पैकेजिंग महिलाओं को खासतौर से कंज्यूमर मान के की जाती है। ऐसे हाइजीन, हेल्थ केयर, तेल, साबुन, शैम्पू, वॉचेस, सनग्लासेस, ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि उन्हें महिलाओं के लिए अलग से पैकेज करके उसके दाम ज्यादा वसूले जाते हैं, जो असल में बाजार की एथिक्स का मामला है। इसी के साथ ये जेंडर भेद को बढ़ाने का मामला भी है। इस मामले पर हमने भले ही बहुत नहीं सोचा हो, लेकिन दुनिया भर में इस पर बहुत चर्चा भी हुई है, बहस हुई है और इस पर बहुत कुछ पहल भी हुई है। इस टैक्स को कहा जाता है पिंक टैक्स। कैलिफोर्निया में 1994 में वहाँ की जो असेंबली थी उसने एक शोध किया और उस शोध में उसने ये पाया कि उसके जो 5 शहर थे वहाँ पर 64% स्टोर्स ऐसे थे जो विमेन की जो व्हाइट शर्ट्स थी, सफेद जो उसकी शर्ट थी, उसे धोने के लिए ज्यादा कीमत वसूलते थे। हेयर कट और शेविंग जेल के मामले में भी $5 उसे ज्यादा पे करना पड़ता था। और जब ये बात वहां पर समझ में आई तो वहां की सरकार ने, कैलिफोर्निया की सरकार ने जेंडर टैक्स रिपील एक्ट वहां पर लागू कर दिया 1995 में। न्यूयॉर्क सिटी का कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, उसने भी इस तरह का शोध करके 35 प्रोडक्ट्स की एक श्रेणी बनाई, उन्होंने कैटेगरीज बनाई और उस कैटेगरी में भी उन्होंने पाया कि 42% प्रोडक्ट ऐसे थे जो महिलाओं से ज्यादा पैसा वसूलते थे और 18% प्रोडक्ट ऐसे भी थे जिनकी कीमत पुरुषों के लिए ज्यादा थी। यानी सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसकी कीमत में फर्क है। और फिर न्यूयॉर्क में भी 2020 में स्टैंडर्ड प्राइसिंग कानून लागू किया। इससे पहले 2018 में यूरोप में भी इस मामले पर बहस छिड़ी और वहां पर एक द पिंक टैक्स के नाम से एक पूरा अभियान छिड़ा और आज 17 देश ऐसे हैं जहां पर इस कानून को लेकर थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, समझदारी है और बाजार उसके मुताबिक काम करते हैं। भारत में भी IIM अमृतसर ने इस तरह का एक शोध किया और 64 ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने उसकी पहचान की जिसमें घड़ियां, सनग्लासेस, परफ्यूम्स, फेयरनेस क्रीम्स, ये सारे प्रोडक्ट्स थे। उनकी कीमत में 14 रुपए से लेकर 3,000 तक की जो डिफरेंस था वो उन्होंने पाए। 2018 में आपको याद हो कि भारत में जब सैनिटरी पैड्स के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया गया था तो भारत की संसद में जो महिला प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विमेन MPs हैं, उन्होंने एकजुट होकर इस बात को हाईलाइट किया कि जो जरूरत के जो प्रोडक्ट्स हैं विमेन के लिए, उनकी कीमत जो है वो जायज होनी चाहिए, उस पर टैक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद उस पर टैक्स जो है GST घटाए गए। इसमें बाजार का पक्ष ये भी था कि जो विमेन के लिए जो प्रोडक्ट लाइन बनाई जाती है उसके लिए अलग से शोध होता है, उसका प्रोडक्ट डिजाइन अलग होता है, विज्ञापन पर इमोशनल अपील जो होती है उसमें ज्यादा सोचना पड़ता है, निवेश ज्यादा होता है, स्किल का निवेश ज्यादा होता है, इसीलिए उन प्रोडक्ट की कीमत भी महिलाओं के लिए ज्यादा होती है। भारत में वो दौर जल्द ही आ गया जब दुनिया में जो लालच है, बाजार का जो लालच है, उसने हमें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और महिलाओं को अलग से कंज्यूमर मानकर बाजार उसे अपनी गिरफ्त में लेने की तैयारी भी करने लगा। मजे की बात यह है कि भारत में महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर अब भागीदारी कर रही हैं सामाजिक प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में और लोकतंत्र में खास तौर से, और पार्टी और प्रत्याशियों के लिए भी वो एक ऐसा समूह है जिसकी की खास चिंता सबको होने लगी है। भारत में अगर हम देखें तो महिला मतदाता, विमेन वोटर्स जो हैं 42 करोड़ करीब मतदाता हैं और उनकी फिक्र करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी, क्योंकि लोकतंत्र के त्योहार में जब उसकी भागीदारी होती है, बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है, तो त्योहार की भी खूबसूरती होती है और लोकतंत्र की भी मजबूती होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे सहूलियत देने के लिए मतदाता के तौर पर पिंक बूथ्स तैयार करने शुरू किए। अब पिंक से यानी गुलाबी रंग से महिलाओं का क्या रिश्ता है, ये सोचने की बात है।
तो ये हमें किसने समझा दिया कि गुलाबी रंग यानी पिंक कलर का रिश्ता महिलाओं से होता है। ये बात जब दिमाग ने मान ली तो बाजार ने भी उसे भुनाना शुरू कर दिया। अगर हम भारतीय महिलाओं की बात करें तो वहाँ अगर किसी रंग से भारतीय महिलाओं को जोड़ा जाए तो वो लाल रंग हो सकता है, सिंदूरी, पीताम्बरी, बासंती, नीला, सफेद, सुनहरा, कुछ भी हो सकता है और गुलाबी रंग भी हो सकता है। लेकिन गुलाबी रंग भारतीय महिला की पहचान नहीं है। ये एक विक्टोरियन आइडिया है जहाँ शाही नजाकत को गुलाबी रंग से जोड़ा गया। बारबी डॉल का जो पूरा बाजार है उसे पिंक कलर से जोड़ा गया। लेकिन ये राजा रवि वर्मा जैसे चितेरों का देश है जिसके कैनवास पर भारतीय समाज और महिला जगत हर रंग में खूबसूरत लगता है। एक आकलन ये भी कहता है कि LGBTQ जो समुदाय है पूरी दुनिया में, अगर उनकी जरूरत की जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उसको तैयार करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो कुल मिलाकर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। यानी 5वीं सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी अगर कही जाए तो LGBTQ समुदाय के लिए जो बाजार में सामान तैयार हो रहा है उसकी इकोनॉमी है, और उसे भी पिंक इकोनॉमी का नाम दिया गया। ये जेंडर प्राइसिंग के ही तरीके हैं कि किसी रंग को किसी जेंडर से जोड़ दिया जाता है, बाजार के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं और महिलाओं के लिए जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनके दाम 20 से 30% ज्यादा वसूले जाते हैं। इसी के आसपास का एक और टैक्स है टैम्पन टैक्स। ये महिलाओं की हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड जो जरूरत के प्रोडक्ट हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर जो टैक्स लगता है उसे टैम्पन टैक्स कहते हैं। और इसके खिलाफ भी पूरी दुनिया भर में आवाजें बुलंद हुई हैं और दुनिया भर के 17 ऐसे देश हैं जहां से टैम्पन टैक्स हटाया गया है। हमारे लिए पिंक टैक्स ज्यादा फिक्र का मसला इसलिए भी है क्योंकि जिस तेजी से कामकाज में वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन भारत में बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से बाजार भी उनकी जेब खाली करने की अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। भारत में फिलहाल 37% महिलाएं जो हैं वो वर्कफोर्स में हैं और 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% तक होने वाला है। महिलाओं की काम में भागीदारी, उसको उद्यमिता में शामिल करने, पढ़ाई में आगे बढ़ाने और तरह तरह से अलग अलग योजनाओं से उसे सपोर्ट करने के लिए सरकारें भी कोशिश करती रहती हैं। और समाज में भी हमने देखा है कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति नजरिया भी बदला है और करीब करीब हर परिवार ये चाहता है कि अपने करियर के बारे में वो सोचे, कामकाज करने का वो सोचे और अपनी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करने के लिए उसे सारी सुविधाएं और सहयोग हर तरह से उसे हासिल हो, ताकि वो परिवार की आय में अपनी हिस्सेदारी निभा सके। गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, मुद्रा लोन की व्यवस्था है, दोपहिया वाहन और साइकिल देने की व्यवस्था है, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं। आगे बढ़ते हुए वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाकर भी रख पाएं, अपने भविष्य की प्लानिंग कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि बाजार उनके पीछे न लगा रहे। ये बाजार की नैतिकता का सवाल ज्यादा है और एक नजरिया ये भी है कि ये जो पिंक टैक्स है ये हमारी अपनी अवधारणा तो है नहीं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर एक दाग की तरह है जिससे छुटकारा पाना, जिसे हटाना, इसका जिम्मा नीतियों का है। महिलाओं के काम में भागीदारी, उद्यमिता में हिस्सेदारी, पढ़ाई में उनका आगे बढ़ना, हायर एजुकेशन तक पहुंचना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गांव में बने हुए हैं उनको सहयोग मिलना, ये सब व्यवस्थाएं नीतियों और योजनाओं के जरिए हो रही है। आगे बढ़ते हुए वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचा कर रख पाए। इसमें देश की भी भलाई है, समाज की भी भलाई है।